हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिकल काइनेटिक का एक और अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। यानी कि इस सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस में क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। हमें दूसरी निकालनी है क्या? ग्राफ प्लॉट करना है। तीसरा हाफ लाइफ टाइम टी हाफ की वैल्यू हम लोगों को इसमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। चौथा यूनिट देखनी है, यूनिट क्या रहेगी, किसकी? रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट रहती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर जो केमिकल काइनेटिक रिएक्शन है उसको हम फुल्ली डिटेल से आज हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने जो कॉन्सेप्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन उसको आप बिल्डअप कीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर। जैसे कि पहला एग्जांपल है जो CH3CH का नाम होता है एसिटल्डिहाइड। इसका क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का जब मैं थर्मली डिकम्पोजिशन करता हूँ, थर्मली का मतलब होता है, थर्मल का मतलब होता है यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ? हीट सप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हीट को सप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में जब हम एल्डिहाइड का थर्मली डिकम्पोजिशन करवाता हूँ तो क्या बनता है? एक तो बनता है मीथेन गैस और एक क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जब मैं रेट लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री प्रोसेस स्लोवेस्ट स्टेप, जो रेट आएगा वो क्या आएगा? K इंटू में CH3CHO की पावर में कितनी आएगी? 2 आएगी। पावर 2 मतलब ये जो रेट में कंसंट्रेशन की पावर 2, ये किसके अकॉर्डिंग रेट लिखा है? ये रेट लिखा है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने इसको लिखा है। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग में कंसंट्रेशन टर्म की पावर में जो भी होता है वही क्या होता है? उनका सम क्या कहलाता है? दैट इज द ऑर्डर। यानी कि कैसी ऑर्डर रिएक्शन है? दैट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। एक और अनदर एग्जांपल है स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का जब मैं क्या करवाता हूँ? एस्टर की जब रिएक्शन करवाता हूँ NaOH के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो हमें पता है जब भी मैं एस्टर, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है इथाइल एसीटेट का एग्जांपल ले लिया, ये वाला पोर्शन इथाइल कहलाएगा इतना पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये एसीटेट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? जब इथाइल एसीटेट की रिएक्शन मैं NaOH के साथ करवाता हूँ तो ये बॉन्ड कुछ यहाँ से ब्रेक होता है। यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा? जो C2H5O है उसके साथ तो जुड़ेगा Na, और CH3CO उसके साथ क्या जुड़ेगा? OH नेगेटिव आया। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? ये एक तो एसिड बनेगा और एक क्या बनेगा? सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज स्टेबल नहीं होती। स्टेबिलिटी के लिए ये जो H पॉजिटिव है और ये जो Na पॉजिटिव है ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ से H पॉजिटिव लॉस होगा और यहाँ पे H पॉजिटिव काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो Na पॉजिटिव चला जाएगा इस H के पास और ये चला जाएगा इस Na के पास। तो प्रोडक्ट ये बनेगा कि सोडियम, यहाँ पे सोडियम एसीटेट और इथेनॉल इसका क्या रहेगा? मेन प्रोडक्ट रहेगा। इसका भी यदि हम रेट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जब मैं इस इक्वेशन का रेट लिखता हूं तो समथिंग ऐसा आता है K इंटू में NaOH की कंसंट्रेशन और इंटू में क्या रहती है? CH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन। तो यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। अगर सभी पावर को मैं जोड़ दूं, दैट इज द 1 + 1 कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। यानी कि ये जो एग्जांपल नंबर 2 है जिसको हम बोल रहे हैं स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, ये भी कैसी रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ऊपर जब हम एसिटल्डिहाइड का थर्मली डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये भी कैसी रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या कि यहाँ जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट वो क्या है? सिमिलर है।
यहां पे क्या है, बोथ रिएक्टेंट आर सिमिलर, बोथ रिएक्टेंट आर सिमिलर, ठीक है। और यहां जो नीचे है वो क्या है कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या है, डिफरेंस है, यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट, यहां दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है, और ऊपर बोथ दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट है वो कैसे हैं, सिमिलर है। तो ऐसी रिएक्शंस के अंदर, ऐसी रिएक्शन जिसमें हालांकि ये दोनों के दोनों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट इसके दो केस अराइज हुए हैं। एक पहला केस जिसमें दोनों रिएक्टेंट सेम हो तो क्या होगा, दूसरा केस जब दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो तब क्या होगा। तो दोनों को ही अपने को देखना है। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं कि बोथ द रिएक्टेंट आर सिमिलर। जब हम सिमिलर का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखते हैं कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं। तो आइए हम देखते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन मेडिकल सेकंड सेमेस्टर, मेडिकल सेकंड या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के लिए आज हम इसी को टॉपिक को पूरा करने वाले हैं डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट ये है, केस नंबर फर्स्ट है क्या कि वेहन द बोथ रिएक्टेंट आर सिमिलर, जब सिमिलर हो तब क्या होगा, ठीक है। और डिफरेंट हो तब क्या होगा, उसके लिए हम एक और अनदर वीडियो बनाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे क्या है कि ये ए है, दोनों की दोनों सिमिलर हैं, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेट मान लो कि t बराबर 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन ए थी, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, याद रखना, बार बार नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा ए यहाँ क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है उस रिएक्टेंट की, ठीक है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। या यहाँ इसका फॉर्मेशन 0 है, अभी तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। t बराबर t टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन a माइनस एक्स हो जाती है, क्योंकि ये x टाइम्स क्या हो गया, डिसोशिएट, x अमाउंट इसकी क्या हो जाती है, डिसोशिएट। तो x अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A। इस बात का याद रखना, A यहाँ पे ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स यहाँ ये कंसंट्रेशन कौन सी है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं डेफिनेशन अप्लाई करता हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेट की डेफिनेशन क्या होती है कि रेट इज इक्वल टू माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A with respect to time known as the rate of the reaction, या increase in the concentration of product with respect to time। अब यहां देखो A के सामने क्या है, 2 है, 2 is the stoichiometric coefficient, तो ये stoichiometric coefficient यहाँ 1/2 के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला देखना है, क्योंकि यहाँ P की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द x, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ये आएगी कि d ऑफ x अपॉन में d ऑफ t, यानी कि इसको क्या बोलूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसा चेंज हो रहा है, इंक्रीज में, क्योंकि सामने कैसा सिंबल है, यहाँ पे कैसा सिंबल है, यहाँ है पॉजिटिव का सिंबल। तो ये यहाँ पे रेट की वैल्यू आई है कि रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब एक और बात लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू में जो भी रिएक्टेंट होता है उसकी यहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ इन दिस केस A है और कंसंट्रेशन क्या है, A, और A की पावर में कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि मैं कौन से ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, दैट इज द K इनटू A की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे वैल्यू है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड से देखो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखो क्या है कि d ऑफ x अपॉन d ऑफ t किसके बराबर होगा, k इनटू में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सिर्फ अपने को ये वैल्यू क्या करनी है, सॉर्ट आउट करनी है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, x टर्म को एक साइड ले आओ, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू के इंटू में डी ऑफ टी। इस वैल्यू को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। देखो ये वैल्यू है ये कि डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ टी इज इक्वल टू के, डी ऑफ टी नहीं, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू में डी ऑफ टी। ये वैल्यू है। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू डी टी। अब बात आई इंटीग्रेशन जो है dx अपॉन a माइनस एक्स का क्या होगा, a माइनस एक्स के स्क्वायर का क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं कि a माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा इंटू dx। और इंटीग्रेशन जब भी करता हूं तो क्या होता है, a माइनस एक्स -2 + 1 और नीचे क्या आएगा -2 + 1। ठीक है, माइनस का एक्स है तो यहाँ किसका सिंबल आएगा -1, एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी, a माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 मल्टीप्लाई माइनस प्लस, आंसर क्या है a माइनस एक्स की पावर -1, यानी कि 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसका क्या रहा आंसर। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा kt प्लस में c। अब यहाँ पे c क्या है, c इज नोन, c यहाँ पे क्या है, ये c ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ जो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई लिमिट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस इंटीग्रेशन का नाम क्या देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम नाम देते हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म हर बार लगाते हैं। अगर यह डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो c की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी जाती। अब बात आई c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं, तो कंडीशन होती है यहाँ पे, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर c के लिए कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना। इफ यदि टाइम 0 है तो उस टाइम पे देन x की वैल्यू उस टाइम पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। यहां से आप देख सकते हो यदि टाइम 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं इसमें। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या आती है, 1 अपॉन a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस में c, यानी कि c की वैल्यू आई 1 अपॉन में a, ये c की वैल्यू आई है। ठीक है, ये c की वैल्यू निकल के आई है। अब ये इक्वेशन यहाँ पुट कर देता हूं, उसको उठाओ इस वैल्यू को और इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन में a। ये वैल्यू अपनी निकल के आई है। इसको थोड़ा सोल्व कर दो, 1 अपॉन a माइनस एक्स था, -1 अपॉन a कर दो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, kt। दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन for second order reaction when both the reactant are similar। जब दोनों रिएक्टेंट सिमिलर होंगे तो क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी, वो हमने लिख दी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखना। इस वैल्यू को जो है हम बार हम यूज करेंगे, जितने भी आने वाली वीडियो में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे, तो यही वैल्यू क्या है वहां पे यूज होगी। तो इस इक्वेशन को एक बार लिख देता हूं ऊपर, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या आई है, इसको यहाँ लिख देता हूं साइड में। ये आई है 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू k ऑफ t। ठीक है, ओके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स, 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू kt। इसको ऐसे लिख देता हूं, a माइनस एक्स क्या है, इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन है a की, और 1 अपॉन a क्या है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन a की, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, kt के बराबर यहाँ पे आएगा। यानी कि वैल्यू क्या रही,
1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आई, दैट इज द KT प्लस 1 अपॉन ए नोट। ये भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू KT, यानी कि 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, KT प्लस 1 अपॉन में ए नोट। ठीक है, अब तीसरी बात, आप ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ यहाँ पे क्या ले लिया, 1 अपॉन ए ले लिया इस साइड, या आप ले सकते हो यहाँ पे 1 अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस साइड क्या ले लोगे, टाइम। ठीक है, तो वैल्यू देखो, जब आप टाइम को यहाँ ये टाइम को बढ़ाओगे तो ये सारी वैल्यू बढ़ेगी, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ इसका ग्राफ कुछ सिमिलर इस वे में आएगा, जहां पे इसका जो इंटरसेप्ट बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज दिस 1 अपॉन ए नोट, इसका क्या रहेगा, इंटरसेप्ट। और स्लोप इसका क्या बनेगा, स्लोप यहां से देख सकते हो m इंटू एक्स, तो यानी कि m क्या है, k, यानी कि बाय द ग्राफ बिटवीन, ये किसके बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ है 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, रेट कांस्टेंट, और जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन ए नोट। यानी कि इंटरसेप्ट की हेल्प से मैं इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, स्लोप की हेल्प से मैं रेट कांस्टेंट को क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट। ठीक है, दो बातें हो गई, पहली बात ये वैल्यू, पहली बात इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दूसरी बात दैट इज द ग्राफ। अब निकालना तीसरी बात टी हाफ की वैल्यू। तो ऊपर से देखो कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन फॉर टी हाफ, कंडीशन फॉर टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ यदि टाइम जो है टी हाफ के बराबर हो, टाइम टी हाफ के बराबर हो, तो जो x की वैल्यू होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होती है। यानी कि ये कहो कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो किसके बराबर रहेगी, इनिशियल की हाफ रहेगी। या आप ये कह सकते हो कि A इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 रहेगा, A इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 रहेगा। आप इनमें से कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन क्या थी, ये वाली सेकंड, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू KT, ये था। 1 अपॉन ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 अपॉन ए नोट अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू KT। 2 ऊपर गया, क्या आंसर आया, 2 अपॉन ए नोट 1 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू KT। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये कंडीशन हटा देता हूँ, लिख लेना आप अपनी नोटबुक में यदि नोट्स बनाने हैं तो। ठीक है, वैल्यू क्या आई, 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन ए नोट बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, KT। और T कौन सा है यहाँ पे, T हाफ है, कि हमने एक को क्या लिखा था, ए नोट अपॉन 2। तो यहाँ से जो T हाफ की वैल्यू आई वो क्या आई है, वो आई है 1 अपॉन K इंटू ए नोट, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में K इंटू ए भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है T हाफ की वो कितनी आई है, वो आई है 1 अपॉन K इंटू में A, या आप कह सकते हो 1 अपॉन K इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। या सिंपल वे में कहूँ T हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, वो T हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन क्या होगी, वहां पे डिक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पे यही है, जीरो ऑर्डर के केस में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में ये इंडिपेंडेंट था, और सेकंड ऑर्डर में क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, ठीक है, जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, T हाफ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था कि इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, इंडिपेंडेंट है। सेकंड ऑर्डर में क्या है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो T हाफ की वैल्यू क्या होती जाएगी, वहां पे कम होती चली जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अपने को यूनिट निकालनी है, यहां से निकाल लेते हैं। T हाफ किसके बराबर है, T हाफ बराबर है 1 अपॉन K इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन। तो K की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन में T हाफ इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम की यूनिट होती है सेकंड भाई, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो आंसर क्या आया, मोल इनवर्स
लीटर सेकंड इनवर्स। ये क्या आई है, यूनिट आई। यूनिट क्या आई है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये आपकी यूनिट आई है यहां से, ठीक है, ये आपकी क्या आई है, यूनिट निकल के आई है। आई होप आपने को जो 4 वैल्यू निकालनी थी, दैट इज द थर्ड वन था, दैट इज द फोर्थ वन था। सबसे पहले हमने निकाला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कैसे निकलेगी जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट सेम होंगे। उसके बाद हमने निकाला ग्राफ कि भाई क्या ग्राफ बनेगा। थर्ड वन में वैल्यू निकाली कि टी हाफ की वैल्यू क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी उसकी वैल्यू, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू क्या निकाली, 1/k इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट कांस्टेंट यूनिट हमने निकाली मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये वैल्यूज को हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। देन उसके बाद जो सेकंड जो केस है अराइज होगा इन दिस केस, वो क्या होगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे तब क्या होगा उस केस में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन जो है बोथ रिएक्टेंट के लिए, जब दोनों रिएक्टेंट सिमिलर हो तब क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी की। सबसे पहले निकाला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके बाद निकाला एक ग्राफ की ग्राफ कैसे होगा। थर्ड वन निकाला दैट इज द टी हाफ की वैल्यू क्या रहेगी, एंड फोर्थ वन इज द यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी। तो यूनिट भी आप देख सकते हैं, जीरो ऑर्डर के केस में यूनिट थी मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड इनवर्स यहां जस्ट चेंज हो गई, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो चुकी है। तो आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा और उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अगर सब्सक्राइब पे नहीं कर पाओगे तो उसकी जो अपडेट है वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपसे अनुरोध यही है कि अगर अच्छा लग रहा है ये जो चैनल, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।